ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है तो क्या होता है। ठीक है, लाइट अपने आप में एक बड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन लेके चलता है। ठीक है, इसका आंसर तो समझ ही लो, बड़ा डिप्लोमेटिक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है तो क्या होता है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो लाइट का मूवमेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जरा समझो, मीडियम को भी तो डिफाइन करना जरूरी है। अरे मीडियम को भी तो डिफाइन करना जरूरी है। हम कैसे समझेंगे कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है। लाइट हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रहा है या भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वर्ड डिफाइन करना होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट। एक बार बताओ, मीडियम को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है, याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा वर्ड यूज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। तो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आपको रटना नहीं, आपको चीजों को समझना है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि किसी मीडियम को बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज एकदम हल्के में लेना। मान लो कि मैं दरभंगा के तीन रोड का बात करता हूँ। ठीक है, ये दरभंगा का तीन रोड है, तीन फेमस फेमस जगह होंगे कहीं, है ना। तो मान लीजिए रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है और ये रोड नंबर 3। जरा ध्यान से सुनिए, ये दरभंगा के तीन रोड है, सारे लोग फील करना, रट्टा मत मारना। अच्छा अगर ये तीन रोड है, आप इन तीनों रोड में बाइक चलाते हो, इन तीनों रोड में आप बाइक चलाते हो और यहाँ पे आप इस रोड में आपके बाइक की रफ्तार, समझ में आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस रोड में आपके बाइक का रफ्तार कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपके बाइक की रफ्तार इस रोड में बड़ी अच्छी है, स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छा। आप जैसे इस रोड में आए, आपके बाइक का रफ्तार हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए ये वाला रोड थोड़ा भीड़ भाड़ वाला रोड है कि नहीं? अरे है ना, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला रोड। समझने की कोशिश करो। और जैसे ही आप इस रोड में आ गए, यहाँ पे बाइक की रफ्तार हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना। अब सवाल ये उठता है, तो आप जरा ध्यान से देखो सारे लोग, प्लीज सारे लोग जरा ध्यान से देखो। ठीक है, सारे लोग प्लीज जरा ध्यान से देखो, इन तीनों रोड में बाइक की रफ्तार क्या है, अलग अलग है। समझने की कोशिश करो, तो इन तीनों रोड में अगर बाइक की रफ्तार अलग अलग है तो मैं इन तीनों रोड को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो इन तीनों रोड का हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। इन तीनों रोड का क्या करेंगे, स्केलिंग। भीड़ भाड़ के मामले में कौन सा रोड ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, लॉजिक से बताओ, 1 2 3 कौन सा रोड ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। अरे लॉजिक से बताओ कौन सा रोड ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ना रे भाई। अरे फटाक से कमेंट करो। तो रोड नंबर 3 जरा सबको समझ में आ जाएगा बेटा, किसी मूर्ख को भी बताएंगे ना तो बता देगा सर रोड नंबर 3 ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। अब सवाल है कि अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं, मैं स्केलिंग करना चाहता हूं कि रोड नंबर 1 के कंपैरिजन में रोड नंबर 2 कितना भीड़ भाड़ वाला है, रोड नंबर 3 कितना भीड़ भाड़ वाला है। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं स्केलिंग, और स्केलिंग का मतलब होता है इंडेक्स। क्लियर। अब सवाल है, अगर मैं इस रोड का स्केलिंग करूं तो मैं कैसे करूं, जरा ध्यान देना। अगर मान लो मैंने इस रोड को भीड़ भाड़ में 1 नंबर असाइन किया है, मैंने इस रोड को भीड़ भाड़ में कितना असाइन किया, 1। जरा फील करना, ये सबसे स्मूथ रोड था, तो मैंने अगर इस रोड को भीड़ भाड़ में 1 नंबर असाइन किया, तो बताइए इस रोड को भीड़ भाड़ में कितना नंबर देंगे, स्केलिंग। ये रोड कितना भीड़ भाड़ में कितना टाइम ज्यादा है, लॉजिक से को बता सकता है। तो इस रोड की भीड़ भाड़ को नंबर कितना देंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर ये रोड का भीड़ भाड़ है 1, तो बताइए ये रोड, ये वाला रोड नंबर 2 रोड नंबर 1 के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। नितेश यहीं पे फंस गए, कितना टाइम ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, तो रोड नंबर 2 थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। अरे रोड नंबर 2 थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है ना, तो हम कह सकते हैं रोड नंबर 2 जो है वो डबल भीड़ भाड़ वाला है। क्यों भाई, क्योंकि वहां स्पीड आधी हो जा रही है, तो वहां पे भीड़ भाड़ की जो इंडेक्स है वो डबल है। क्या ये सबको फील आ गई, अरे क्या ये सबको फील आ गई। उसी तरह से आप अगर रोड नंबर 3 को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 के कंपैरिजन में डिफाइन कीजिए। तो बताइए रोड नंबर 3 1 के कंपैरिजन में कितना टाइम भीड़ भाड़ वाला है, 6 टाइम भीड़ भाड़ वाला है। तो इसी को हम लोग कहते हैं भीड़ भाड़। समझ में आया ना। तो तुम जरा ध्यान से देखो, इन तीनों रोड की खासियत क्या थी, इन तीनों रोड में जरा समझने की कोशिश करो, इन तीनों रोड में गाड़ियों की स्पीड क्या थी, अलग अलग थी। तो मैंने तीनों रोड को डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस, इन तीनों रोड का मैंने क्या कर दिया, स्केलिंग कर दिया। इन तीनों रोड का मैंने क्या बना दिया, इंडेक्स बना दिया। क्लियर। अच्छा अब सवाल उठा, आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक बात बहुत क्लियरली समझ में आएगा। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आप इसको और मल्टीप्लाई करो, देखो सबका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। अरे जरा ध्यान से देखो, सबका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है कि नहीं है।
अरे सारे लोग फील करके बताओ, सबका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है कि नहीं? जरा ध्यान से देखो, सबका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। तो ये आपका स्पीड ऑफ द पाइप था, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, अगर आपने इसको स्पीड 1 बोला, आपने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 n1 बोला, आपने इसको स्पीड 2 बोला, आपने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बोला, आपने इसको स्पीड 3 बोला, आपने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 बोला, तो जरा ध्यान से देखो, आप ऐसा भी बोल सकते हो 60 into 1, 30 into 2 और 10 into 6। तो लॉजिक क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर समय कांस्टेंट है। समझ में आ गया? प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर समय कांस्टेंट है। क्या ये बात सबको फील आ गई? अरे क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो हम कह सकते हैं कि n1c1 इज इक्वल टू n2c2, हम कह सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू n3c3। अगर हम इतना कहें, उससे बढ़िया हम कह सकते हैं cm की प्रोडक्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। रे बाबा, बोलो सबको ये बातें फील आ गई? क्या ये बातें सबको फील आ गई या नहीं? ईमानदारी से बताओ, सबको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब लाइट, हाँ ये समझ में आ गया। अब सोचो, क्या हम सेम चीज स्पीड के लिए, लाइट के लिए डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जरा ध्यान से सुनो, जिसकी स्पीड में बदलाव आ जाती है, कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों आ जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा ईएम वेव्स में, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन, पूरा फील करेंगे, गजब टॉपिक है, सो डोंट टेक टेंशन, ठीक है। ईएम वेव्स में समझेंगे एक्चुअली में क्या होता है, हर मीडियम क्या करता है, रियली में लाइट जाती नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे होता क्या है, लाइट क्या होता है, हर एटम एब्जॉर्ब करता है, देन वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन और रिलीज का प्रोसेस है, तो उसके बारे में अलग से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सो डोंट टेक टेंशन, कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे रिलीज करता है, ये हर मीडियम की अलग अलग होती है, तो आपको उस मीडियम को इतने डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। अब जरा सोचो, तो मैं क्या करूंगा, लाइट को हर मीडियम में मूव करा के देखूंगा। मान लो हमारे पास 3 मीडियम है, जरा फील करना, हमारे पास 3 मीडियम है। मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव, मान लो एक मीडियम 1 है, जरा फील करो ये मीडियम 1 है, जरा सोचो, और यहाँ पे लाइट की स्पीड है 3 into 10 पावर 8। समझ गए होगे ये कौन सी मीडियम है, एयर। अरे समझ गए होगे कौन सी मीडियम है, एयर या वैक्यूम, मोर और लेस एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे लाइट की स्पीड है 3 into 10 पावर 8, तो बताओ अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड है 1.5 into 10 पावर 8, तो बताओ उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी? अरे बताओ उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी? तो देखो ये मीडियम से यहाँ पे स्पीड डबल, आधा हो गया, यहाँ स्पीड आधा हो गया, मतलब मीडियम की जो भीड़ भाड़, लॉजिकली हम कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ध्यान से सुनो, डेंसिटी ऑफ द मीडियम बदल गई। अरे जरा ध्यान से सुनो, डेंसिटी ऑफ द मीडियम कितनी हो गई, डबल हो गई। क्या ये बातें फील आ रही है? उसी तरह से सोचो, अगर आपने लिखा 1 into 10 पावर 8, तो यहाँ आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ द मीडियम 3 है। तो आप ध्यान से देखो, जहां पे लाइट की स्पीड घटती जा रही है, हम कह सकते हैं उस मीडियम में भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, हम कह सकते हैं उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जा रही है। क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप मान लो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट को c1 मानते हो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मानते हो, यहाँ पे आप c2 मानते हो, या n2 मानते हो, या c3 मानते हो, या n3 मानते हो, तो जरा सोचो, इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे, n1c1 इज इक्वल टू n2c2 इज इक्वल टू n3c3। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं? अरे ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं? अरे ईमानदारी से बताओ, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या सबको ये बातें फील आ गई? तो प्रोडक्ट ऑफ n एंड c, मतलब जिस समय आप n बढ़ाओगे, किसी मीडियम की डेंसिटी बढ़ाओगे, कौन सी डेंसिटी? अब कंफ्यूज मत होना, एक सेकंड अभी बात करेंगे। तो आप किसी मीडियम की डेंसिटी बढ़ाओगे तो उस मीडियम की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड डेंसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये प्रोडक्ट कितने के बराबर है? क्या मुझे बता सकता है ये प्रोडक्ट कितने के बराबर है? ये कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा? क्या n और c की प्रोडक्ट वाली वैल्यू कितनी होगी? कोई मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकता है क्या ये प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी? कुछ भी मोटा मोटी c का इक्वल होगा, वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 3 into 10 पावर 8। क्या सबको ये बातें फील आ गई? ठीक है, क्या ये सबको? एक और चीज, एक और वर्ड, अब सवाल उठता है डेंसिटी। मैंने बोला भीड़ भाड़, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने बोला भीड़ भाड़, डेंसिटी तो बहुत तरह के हो सकते हैं, है ना। किसी का दिमाग शार्प हो सकता है, इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई रिजल्ट देता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट हम कहते हैं ये तेज बच्चा है। कोई बेटा चेस में नंबर 1 है, हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट गेम कहते हैं ये बच्चा तेज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा चेस में तेज होगा वो बेटा पढ़ाइयों में तेज हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी तरह से हम बोलते हैं डेंसिटी, तो कभी मत कंफ्यूज होना कि जो चीज भारी होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। डेंसिटी भी अलग अलग टाइप की होती है। डेंसिटी होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भारीपन नहीं पढ़ रहे, ऑब्जेक्ट कितना मास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेंसिटी को डिफाइन नहीं करे। हम यहाँ पे जो डेंसिटी डिफाइन करें ऑप्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट में क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज रियल में मास के मामले में भारी हो वो ऑप्टिकल डेंसिटी के मामले में भी भारी हो,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट समझने की कोशिश करें। ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज है और मास डेंसिटी दोनों अलग चीज है। हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के मामले में किसी भी मीडियम की डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। क्या ये बात सबको फील आई? प्लीज ईमानदारी से बताइए, जो मैं बोल रहा हूँ सबको फील आया? सो प्लीज नेवर कंपेयर दीज टू। ऐसा मत सोचना कि अच्छा मास डेंसिटी ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। ना मुन्ना ना, मास डेंसिटी अलग है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? केरोसिन। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका? केरोसिन। केरोसिन समझते हो ना? अरे टर्पेंटाइन ऑयल रे, टर्पेंटाइन रे, अरे सरपेंटाइन रे, बट अगले केरोसिन नहीं जानता है रे, तेल आता है रे। हाँ, मालिश करते हैं रोज सुबह सुबह उठ के उसी से। अगले केरोसिन रे, केरोसिन, ये जानते हो कि नहीं? तो केरोसिन को देखो बेटा, ये पानी से तो हल्का है, ठीक है बेटा। हाँ, मिट्टी तेल, 100 बात की एक बात, मिट्टी वाला तेल, ठीक है। देखो ये पानी से तो हल्का है, मास के मामले में ये पानी से तो हल्का है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्टिकल डेंसिटी में ये ज्यादा भारी, ऑप्टिकल डेंसिटी में ये ज्यादा भारी। मतलब अगर इसको तौलोगे, अगर आप इसको तौलोगे और पानी को तौलोगे, तो पानी ज्यादा भारी है मास के मामले में। पानी भारी है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं। पानी का मास डेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कम। केरोसिन ऑयल सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसका मास डेंसिटी पानी से कम है लेकिन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज्यादा है। जब इसको तौलने जाओगे तो ये बेटा हल्का महसूस, तो ऐसा मत सुना रहे इसकी डेंसिटी कम है तो लाइट एकदम तेजी से भागेगा, ना ना ना। जब इसमें देखने जाओगे तो लाइट को तो ऐसा लग रहा है कि बेटा पानी से ज्यादा भारी यही है। लाइट को ऐसी फीलिंग आई कि पानी से तो ज्यादा भारी यही है, पानी से ज्यादा ऑब्जेक्शन तो बेटा ये मार रहा है मेरे मूवमेंट में। समझने की कोशिश करो। क्या सबको ये बात फील आ गई? अच्छा, शुभम बोल रहा है एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्या ये जो मैंने बोला सबको फील आया या एक बार और समझाओ? क्या ये जो मैंने बोला सबको फील आया या एक बार और समझाओ? प्लीज ईमानदारी से बोलिए, प्लीज ईमानदारी से एक बार कमेंट कीजिए। क्या सबको फील आ रहा है? फुल फील। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, उसने बोला एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहना चाह रहा था, आप जैसे पानी लेते हो, ठीक है, पूरा फील करना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, तो प्लीज तुम लोग थोड़ा सा ये सब टॉपिक में ना कम थोड़ा बुद्धि लगाया करो, ठीक है। ये सब बहुत इजी एंड सब्जेक्टिव टाइप के टॉपिक है, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा था कि जो डेंसिटी, आपको क्या लगता है? केरोसिन को सबसे बढ़िया, केरोसिन, केरोसिन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे और पानी को ऑब्जर्व करो, वाटर, ठीक है ना, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। मतलब सर ऑब्जर्व क्या कर रहा है? इसमें आग लगा देंगे, इसको पी लेंगे, और इसे आग बुझा देंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर इसे आग लगा देंगे और इसे आग बुझा देंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, टेंशन है मुक्त, है कि नहीं? अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। अच्छा एक बात बताओ, मास ज्यादा किसका होता है? डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो अगर आप चेक करोगे तो मास के मामले में पानी ज्यादा भारी है, मास के मामले में, मास के मामले में। तो आपको ये गलत फहमी हो सकता है, अरे पानी भारी है मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आ रहा है, ज्यादा हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। जब लाइट मूव करता है तो लाइट को ऐसा फील होता है कि बेटा यहाँ तो मेरा स्पीड यहीं पे सबसे कम हो गया, तो लाइट को सबसे ज्यादा भारीपन यहाँ महसूस होता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। कोई भी मीडियम लाइट के मूवमेंट में कितना ऑब्स्टेकल जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर? अब ये एक तरह से लॉजिकल वर्ड है, ठीक है, ये कहना गलत है, फिर भी एक तरह से लॉजिकल वर्ड है। क्या सबको समझ में आ गया? तो बेटा अगर यहाँ लाइट उतने तेजी से मूव नहीं कर पा रहा है तो लाइट को पूछोगे भैया केरोसिन के बता में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो लाइट बोलेगा भैया आप कैसे बोल रहे थे कि केरोसिन भारी है, केरोसिन तो सबसे ज्यादा हल्का है, केरोसिन तो मुझे सबसे ज्यादा भारी लगा। तो लाइट ने जिस केरोसिन को मेजर किया वो स्पीड के मामले में मेजर किया, और हमने जिस केरोसिन को मेजर किया मास के मामले में मेजर किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका मेजरमेंट और उसका मेजरमेंट का तरीका एक नहीं है, समझो। हम मास के तरीके से मेजर कर रहे हैं और वो बेटा स्पीड के तरीके से मेजर कर रहे हैं, बात समझो। तो समझने की कोशिश करो। क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो केरोसिन आपको हल्का लगता है, स्पीड ऑफ लाइट को भी हल्का लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो मास डेंसिटी देखो केरोसिन का हल्का है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी देखोगे तो केरोसिन का ज्यादा है। क्या यही चीज तो मैं तब से समझा? क्या ये बातें सबको समझ में आई? क्या ये बातें सबको समझ में आई? जैसा मैं किसी बंदे को चेस खेलने के लिए मेजर किया, मैं बोला ये बंदा बहुत ब्रिलियंट है, अब तुम उस बंदे को पढ़ाई में ले ली, बोले आओ बहुत ब्रिलियंट है तेरा सर तो बोले बड़ी ब्रिलियंट, आओ तो एक दो सवाल पूछते, और बेटा एक को सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तुम तो बोला सर आप तो गलत बोल रहे थे, आप तो गलत बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे लड़का बड़ी तेज है चेस में,
ठीक है, तो लड़का बड़ी तेज है तो मैं बोलूंगा अरे बुढ़वा, हम क्या बोले थे, चेस में बड़ी तेज है, चेस में तेज है इसका मतलब का कि हर चीजें में तेज रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या अब पूरा पीला आगे आगे बढ़े, क्या पूरा पीला आगे बढ़े, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये पानी और केरोसिन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस पूरे खेल को समझिए, क्लियर। तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। अब सवाल उठता है कि सर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी मीडियम में क्या लिखेंगे, N1C1, अरे C1N1 इज इक्वल टू C2N2। यही बेसिक फॉर्मूला आपको समझना है, आपको और कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, बस जिस समय C और N का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो कहेंगे जिस समय C बढ़ रहा है उस समय N घट रहा है, और कहेंगे जिस समय N बढ़ रहा है स्पीड घट रही है। क्या ये बातें सबको फील आ गया, क्या ये बातें फील आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ C एंड N ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर। सबको फील आ गया यहां तक, आगे बढ़े क्या, सबको फील आ गया यहां तक, आगे बढ़े क्या, अरे सबको फील आ गया, प्लीज ईमानदारी से बोलिए, आगे बढ़े क्या। अच्छा अब सवाल उठता है कि सर हाउ कैन वी डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो कुछ लोग फॉर्मूला रख लेते, स्पीड ऑफ फलाना बाय स्पीड ऑफ ढेकाना, अरे बुड़बक सारी जिंदगी रटते रटते निकल जाए। अब आप 12th में हो, 10th वाले डेफिनेशन नहीं चलेंगे, ना चल बे, ना चल बे, तो फिर कहां चल बे, कॉन्सेप्ट चल बे, जरा बुद्धि लगाना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, एक चीज याद रखना, अगर किसी ने पूछा किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो वो भी किसी के रेस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, और अगर ना बोला जाए तो वो एयर या वैक्यूम है, रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वेरी गुड। अगर किसी ने बोला कि इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोला, मतलब समझ जाना कि वो हर बार एयर के रेस्पेक्ट में बोल रहा है या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। लेकिन अगर किसी ने बोला इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के कंपैरिजन में क्या है, तब उसने मीडियम का सहारा लिया, एक मीडियम को कंपेयर करने के लिए दूसरे मीडियम का सहारा लिया, तब रिलेटिव है, समझो। तो रिलेटिव तो एयर वाला भी, तो जब कुछ ना दिया जाए तो वैक्यूम का सहारा लेंगे, और जब दे दिया जाए तो आप बेसहारा हैं, आप वही वैल्यू लेंगे जो दिया हुआ है, आप और कुछ कर नहीं सकते। क्या क्लियर। तो अब सवाल उठता है कि सर चलिए डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर किसी ने पूछा कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करो तो मैं कैसे डिफाइन करूं, जरा ध्यान से रटना मत, समझना। मैं क्या करूंगा, तो मैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना चाहूंगा, किसी मीडियम का। अब सवाल उठता है सर कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, लाइट को एक बार वैक्यूम से गुजरने दूंगा, लाइट को एक बार एयर से गुजरने दूंगा, और एक बार लाइट को उस मीडियम से गुजरने दूंगा मैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं। अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो आप क्या लिखोगे, जरा ध्यान से देखो। तो मीडियम, तो देखो N1C1 इज इक्वल टू N2C2, यही लिखूंगा ना। अरे ये प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं, अरे बाबा। अच्छा मुझे क्या डिफाइन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, जरा सोचो। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है C, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है C, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2। तो जरा ध्यान से देखो, मुझे यही n निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, N1 की जगह n, C1 की जगह क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम m इज इक्वल टू N2 की जगह क्या लिखूंगा, इसको 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो दैट इज 1, और C2 की जगह CA। तो जरा ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CA बाई CM। क्या सबको फील आ गया ये बात, क्या सबको फील आ गया ये बात। अरे जरा ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CA बाई CM, समझ रहा है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाल दीजिए, आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। ये सब समझ में आना, तोतला बाजी है बेटा, समझ में आ रही, कुछ काम के नहीं है, मेन कंसेप्ट क्या बैठे, कहानी समाप्त। हर चीज कितना रटो, अब इसको रटोगे बेटे बेटे तो हो गया। लेकिन हर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऐसे ही डिफाइन करता है, क्या सही है गलत, अरे हर कोई ऐसे डिफाइन करता है, किसी काम का नहीं बेटा। आप रटते रटते पार लग जाओगे, तो चुपचाप N1C1 इज इक्वल टू N2C2 लिख दो, एक को एयर मान लो और एक को मीडियम मान लो, बात खत्म, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। क्या ये सबको फील आ गया, आगे बढ़े क्या, अरे फील आ गया क्या। तो यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट, क्लियर। तो अगर कोई बोला इस मीडियम पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, मतलब एयर के कंपैरिजन, कोई बोला ग्लास का बताओ, मतलब एयर के कंपैरिजन, समझ में आया। क्या सबको फील आ गई, क्या सबको फील आ गई ये बात, आगे बढ़े क्या, आगे। अब जरा सोचो, ये सब चीजों में टाइम पास नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हाँ 1 1 कैसे लिखें, 1 1 कहां कहां 1 1, ये NCM है, ये 1 क्रॉस है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, कंफ्यूज ले। और किसी का डाउट,
और किसी को डाउट? ये क्या हो रहा है, मास्टर पगला रहा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब अगली कहानी को सुनते हैं। सर बोर्ड चमक रहा है, अच्छा बोर्ड में साइनिंग है, ठीक है साइन, ठीक है ठीक है, उसको मैं बदल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी तो कल के बाद से आपका अरेंजमेंट और सुंदर हो जाएगा। बताओ, ये जो एलजी है, क्या ये स्वतंत्र है? बिल्कुल, ये भी कंपैरिजन में वैक्यूम के कंपैरिजन, सो कंफ्यूज मत। अच्छा, सीजी एलजी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वाटर मान लेते हैं सी डब्ल्यू, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एन डब्ल्यू। तो देखो यही तो है मेरा मेन, हो गया कहानी खत्म। अब किसी ने पूछा ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाली टर्म को एक तरफ लाओ। तो बोलो मैंने एनजी को नीचे लाऊंगा या एनडब्ल्यू को? लॉजिक से विद रिस्पेक्ट टू वाटर में, वाटर का कंपैरिजन। तो बताओ वाटर नीचे जाएगा या एनजी नीचे जाएगा, डब्ल्यू या जी, कौन नीचे जाएगा? अरे लॉजिक से बताओ कौन नीचे जाएगा? तो देखो कुछ लोग बोल रहे हैं डब्ल्यू, कुछ लोग बोल रहे हैं जी। अरे कौन नीचे जाएगा? डब्ल्यू नीचे जाएगा। किसके कंपैरिजन में? रेशियो, वाटर के कंपैरिजन में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो डब्ल्यू नीचे जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? एनजी बाई एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? सी डब्ल्यू बाई सी जी। सो दिस इज द फॉर्मूला। क्या सबको ये फील आ गया? अब एनजी बाई एन डब्ल्यू को शॉर्ट में, कंफ्यूज मत होना, इसी को कुछ लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। एनजी बाई एन डब्ल्यू को शॉर्ट में लिखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एनजीडब्ल्यू। समझ में आया? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रियल में यही चीज है रे बाबा, ये नोटेशन स्टाइल है। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं सी डब्ल्यू बाई सी। क्या अब इसमें कंफ्यूजन होगा क्या? ऐसे लिखने का लॉजिक सबको समझ में आ गया? तो कभी अगर ऐसे लिखा गया तो क्या आप रटोगे क्या? ये सब चीजें रटने का है, किस्मत में कुत्ता मुत्ते ना तब बेटा रटना जाके। समझ में आ रहा है? देखो रोहन बोल रहा आज रटने का चीज, अब रोहन बेटा सुधर लेना। क्या समझ में आ गया? अच्छा कुछ लोग इसको और एक्सप्रेशन स्टाइल बदल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर और एक्सप्रेशन स्टाइल बदल देते हैं, जरा ध्यान दे। कुछ लोग एक्सप्रेशन स्टाइल बदलने में महारत है, ठीक है? कुछ लोग एक्सप्रेशन स्टाइल, एक लोग ऐसा नहीं लिखते एनजीडब्ल्यू। अब बेटा देखिए कि लोग डर गया, क्या है? अरे बेवकूफ, ये सब बुड़बक बनाने का तरीका है, इंडिया में नहीं जानते हो। जितना हटपोच करके बताओ, जितना बड़ा बड़ा डेरिवेशन लिखो, जितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखो, उतना बेटा कहेंगे कि इतना तो ले डरावना स्टाइल लिख दिया, बेटा मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। समझो बात को। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो अभी भी ये वही रहेगा। तो एक्सप्रेशन बदल देने से समझना, चेहरा का लिपापोती कर देंगे, पाउडर लगा देंगे, बेटा का आरके सिंह का बीके सिंह हो जाएगा। बात को समझो, आरके सिंह ही रहेगा। तो समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। सो प्लीज देखो, ये एक्सप्रेसिंग स्टाइल, एक्सप्रेसिव स्टाइल है, ठीक है? तो लोग क्या होता है अपना तो करने के लिए कुछ कुछ भी स्टाइल से लिखते रहते हैं, तो आपको हर स्टाइल का पकड़ होना चाहिए। आप ऐसे इंसान बनो कि आप घर में बैठ के माड़ भात भी खाओ और 5 स्टार होटल में बैठ के, समझ है ना? हाँ क्लियर? तो मैं आपको हर तरह का फीलिंग कराना चाहूँ, इसलिए मैं इजी से इजी चीज भी बता रहा हूँ, टफ से टफ चीज। क्या सबको ये बातें फील आगे बढ़े क्या? क्या आगे बढ़े? शायद फॉर्मूला उल्टा हो गया सर, ओ वो चेक कर लेना। अरे वो सब चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो सब चीजें चेक कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मे भी आप चेक कर लेना वो सब चीजें, ठीक है? फॉर्मूला उल्टा हो गया मे भी, ठीक है? तो वो सब चीजें आपको चेक करना है, जोड़ घटाव की जिम्मेदारी मैंने। अच्छा एक बार मैं चेक कर देता हूँ, देखो सी जी सी जी, अच्छा ये सी जी एन जी इज इक्वल टू क्या होगा? सी डब्ल्यू एन डब्ल्यू, यही ना? तो मुझे निकालना एन जी, एन जी बाई एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डब्ल्यू बाई सी जी, ठीक है? ये होगा क्लियर? वो समझ लीजिए, कुछ रटने वाला नहीं। और आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो एन जी डब्ल्यू। क्या अब क्लियर हो गया? क्या अब क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो, क्या सबको फील आ गया? तो ये सब बस मैथमेटिक्स है, इसलिए तो मैं इसमें इतना फोकस नहीं करता। अब आगे सोचो, अब आगे सोचो, अब आगे सोचो, क्लियर ना? तो आपको कुछ रटना नहीं, इस तरह का सवाल करो। जैसे एक सवाल ध्यान से, अगर किसी ने दे दिया n12 इंटू n23 इज इक्वल टू क्या होगा? फटाक से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे n12 इंटू n23 इज इक्वल टू क्या होगा? फटाक से बताइए क्या होगा? फटाक से बताओ तो ये वैल्यू कितना होगा? वन, देखो नयाल बोल रहा है वन, यही तो लिखे थे सर, n12 इंटू n23 इज इक्वल टू क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगा? तो 13। अच्छा बिल्कुल, ये आंसर होगा 13। क्या सबको समझ में आ गया? अरे मूर्ख, n12 का मतलब क्या होगा? n1 बाई n2 इंटू क्या हो गया? देखो n2 बाई n3, यही ना हो गया? फील करो, तो देखो n2 n2 कैंसिल, तो n1 बाई n3, यही हो गया इसका आंसर।
अब N1/N3 को आप N13 लिखो, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे, C3/C1। हो गया खत्म। ये सब क्या है? प्योर मैथमेटिक्स। क्या इसमें और इन्वॉल्व करने की जरूरत है अपने आप को? क्या इसमें और इन्वॉल्व करने की जरूरत है अपने आप? प्लीज एक बार बताओ, क्या ये सब क्लियर हो गया? ये सब तो प्योर मैथमेटिक्स है, करना क्या? तो आप बस एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ C एंड N ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बस आप इतना याद रखो, आप हर फॉर्मूला, हर डेरिवेशन को बता सकते हो, आपको रटने से आजादी मिल जाएगी। ये सब चीज कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो ये बात खत्म करें, आगे बढ़े। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना आप सीख गए? कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ कुछ आइडिया लग गया? ये बहुत सारे बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? वीडियो कहाँ अपलोड करेंगे? अच्छा वो लास्ट में बात करेंगे। आगे बढ़े क्या? अरे सारे लोग कमेंट करो रे भाई, कुछ लोग तो बेटा करते ही नहीं। बोर लग रहा है क्या सब? आज एनर्जी लेस लग रहा है सब में? क्या बात है, सब लोग एनर्जी लेस लग रहे हैं। बोले सर टॉपिक में वैसा है, क्या करें? हाँ इंट्रो क्लास है, तो डोंट टेक टेंशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये सब चीजें तो फील आ गई, थोड़ा सा और कुछ नया बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। अब चलिए हम लोग की कहानी शुरू होती है घोंघा सिद्धांत से। ठीक है, तो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा प्यारा सा टॉपिक, स्नेल्स लॉ, और यही है हमारा घोंघा का सिद्धांत। स्नेल का मतलब क्या होता है? घोंघा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे घोंघा का सिद्धांत। कुछ लोग बोलेंगे सर ये घोंघा का सिद्धांत क्या है? जरा सोचो। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जरा फील करें, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन पता है आपको, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है। लाइट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है, लेकिन लाइट का एक चीज नहीं बदलता। क्या चीज नहीं बदलता है बताओ? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट का एक चीज नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता है? कौन सा चीज लाइट का नहीं बदलता है? कोई मुझे बता सकता है? फ्रीक्वेंसी। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो नेम नहीं बदलता। लाइट लाइट है, लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। लाइट क्या है बेसिकली? वे मूवमेंट के समय लाइट वेव है, याद रखना। मूवमेंट के समय क्या है? लाइट वेव है, और टकराते समय क्या है? कॉलिजन। क्लियर? तो मूवमेंट के समय लाइट वेव है, तो वेव के दो तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। स्पीड ऑफ द वेव, अरे वेव की स्पीड, ये मैं ये वेव में पूरा डिटेल से फील करा दूंगा, सो डोंट टेक टेंशन। अभी फिलहाल कहानी समझिए। स्पीड ऑफ द वेव है ना, हाँ स्पीड ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ये तीन चार चीजें होती है। इंटेंसिटी ईएम वेव्स में ही आप इसको समझ पाओगे कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्यों बदलता है। क्लियर? क्लियर? अच्छे समझ में आ गया। अब सवाल यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ये उठता है कि सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट के किन किन चीजों में बदलाव होता है? तो पहला चीज तो आप जान लो कि स्पीड ऑफ द वेव तो बदलता ही बदलता है। इतना तो बेसिक ज्ञान सबको पता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, स्पीड बदल जाता है। स्पीड के साथ साथ क्या चीजें बदल जाती है? तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी में बदलाव तभी आता है जब सोर्स, याद करो, जब सोर्स, याद करो, जब सोर्स या फिर ऑब्जर्वर चाहे तो। मोटा मोटी अभी फिलहाल इतना ही समझिए, जिसको आप कहते हो डॉपलर इफेक्ट। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही? तो लाइट के भी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, लेकिन कब? जब सोर्स चले तब। जैसे कोई स्टार हमसे बहुत दूर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो वहां पे डॉपलर इफेक्ट काम करता है। लेकिन जिस लाइट पर हम देख रहे हैं, एक बात समझने के लिए बताओ, ठीक है? तो हमारे समझ में आ रहा है, हम जिस लाइट को यहाँ पे आ गया, ये लाइट का फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए सोर्स और ऑब्जर्वर, लेकिन जो एक बार लाइट निकल गई, समझो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो ऑब्जर्वर भी मूव नहीं कर रहा, मेरे मैं तो रेस्ट में हूं, लाइट भी मेरे रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, समझो। तो ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, वेव तो मूव करेगा ही। जैसे गाड़ी जा रहा, हॉर्न दिया, मैं सुना, बात कर रहा, तो वेव तो आया ही आया, लेकिन मैं मूव तो नहीं किया। समझो बात को, समझने की। और गाड़ी अगर रुका हुआ है तो वो भी मूव नहीं किया। क्लियर? तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है जब एक बार चलती है, जरा ध्यान से, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट नहीं बदलता, इसको ज्यादा डिटेल से मैं बात करूंगा ईएम। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट नहीं बदल रहा है, तो फिर सवाल क्वेश्चन फिर बदलेगा कैसे? तो तुम जरा ध्यान से देखो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? C/F। समझने की कोशिश करो। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट नहीं बदल रहा, तो फिर क्या बदलेगा? तो देखो, आपका स्पीड बदल रहा है, कहीं ना कहीं वेवलेंथ उसके लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है? मतलब वेवलेंथ भी बदलेगी। तो अगर किसी मीडियम में आप जाते हो और स्पीड घटती है, तो वेवलेंथ भी घटेगी। मतलब जब लाइट मूव करता है तो वेवलेंथ में बदलाव आता है, स्पीड में बदलाव आता है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता। तो फिर इंटेंसिटी का क्या हाल चाल है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्लियर? तो इंटेंसिटी कैसे चेंज होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए आपको ईएम वेव्स पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? सबको फील आ गया ये बातें? क्लियर? ये और फील कराऊंगा मैं डॉपलर इफेक्ट।
क्लियर? सबको यहाँ तक फील आ गया? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंजेस आता है। क्लियर? हम जो चेंजेस को एनालाइज करें वो स्पीड के मामले में एनालाइज, हम जिस चेंजेस की बात करें वो स्पीड के मामले, हम देखना चाहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो स्पीड में किस तरह का बदलाव आता है। क्लियर? सो हम लोग इसी पे एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? और इसी को लेकर हम लोग देखेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, अब एक और चीज बता दो, मीडियम को लोग ना अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं रेयर मीडियम, कुछ लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। सवाल था कि रियल में रेयर क्या और डेंसर क्या है? तो रेयर और डेंसर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये रिलेटिव है, ये वर्ड रिलेटिव है, समझने की कोशिश। रिलेटिव का मतलब समझते एक दूसरे के कंपैरिजन में मीडियम रेयर और डेंसर ज्यादा अच्छा लगता है। क्लियर? कोई एग्जैक्ट रेयर नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेंसर नहीं। क्लियर? ये रिलेटिव वर्ड है, जैसे समझने की कोशिश करो। मान लो कि मेरे पास दो मीडियम, जरा फील कर, मान लो मेरे पास ये दो मीडियम है, जरा समझने की कोशिश, जरा ध्यान से सुनो। मान लो ये 1.5 है, ये 1.2, तो बताइए कौन सा मीडियम है? इसके इन दोनों में कंपेयर करो तो बताइए कौन सा मीडियम है नीचे वाला, ये कौन सा मीडियम है? बोलो। अरे ये कौन सा मीडियम? ये सब आप पढ़े हो इसलिए रिवाइज करा दो, ये सब रिवीजन करा दो, इसको मैं नहीं पढ़ा, मैं इसको रिवाइज करूँ। ये कौन सा मीडियम है फटाक से बताओ? अरे ये कौन सा मीडियम है? लाइटर मीडियम है, रेयरर, इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्लियर? और इस मीडियम को क्या बोलेंगे? डेंसर। क्लियर? अच्छा उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, मान लो इसको मैंने बोला 1.2 और इसको बोला मैंने 1.1, अब यही मीडियम क्या कहलाएगा? बोलो। जो मीडियम यहाँ पे रेयरर था, अब वो मीडियम यहाँ पे क्या कहलाएगा? बताओ, रिलेटिव में दिखना, इसके बाजू वाला क्या है? तो डेंसर। क्या सबको फील आ गया? कुछ लोग बोल रहे सर डांसर, वेरी गुड, तो ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। सबको फील आ गया? तो रेयरर और डेंसर मीडियम की डेफिनेशन रिलेटिव में आप डिफाइन करो तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जरा ध्यान से। साइंटिस्ट ने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, देखो। तो उन्होंने देखा कि जब लाइट परपेंडिकुलरली गिर रहा था तब तो कुछ नहीं हो रहा था, फील करते थे ना, अब आपका लेवल चेंजेस हो जाएगा, धीरे धीरे मैं लेवल चेंज कर दूंगा, सो डोंट टेक टेंशन। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जब लाइट नॉर्मली फॉल हो रहा था कुछ नहीं हो रहा था, लाइट जैसे आ रहा था वैसे जा रहा था। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट नॉर्मली फॉल हो रहा था, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, लाइट यहाँ पे पास हो रहा था विदाउट एनी डेविएशन, मतलब जैसे ही मान लो ये N1 से N2 में गया, लाइट पास हो गई विदाउट एनी डेविएशन। तो ये हर मीडियम में वैलिड होगा, ये ऐसा नहीं कि दोनों मीडियम सेम है, ना ना, ये हर मीडियम में वैलिड होगा। लेकिन अब सवाल साइंटिस्ट ने देखा कि लाइट को जब उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट किया, सोचो नॉर्मल से थोड़े से अलग एंगल पे भेजा, तो जब उन्होंने लाइट को नॉर्मल एंगल से भेजा तो ऐसा एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि लाइट तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाइट क्या हुआ, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर दिया, वो बेंड कर दिया, समझ में आ रहा है? एंड दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा लाइट ऐसे जाना। क्लियर? या मे भी लाइट ऐसे जाना, लेकिन लाइट सीधा नहीं जाना। जैसे ही आपने मीडियम बदला, लाइट बेटा कभी इधर झुक रहा था, कभी इधर झुक रहा था, ये डिपेंड कर रहा था कि मीडियम कैसा है। साइंटिस्ट ने इस बात को एनालाइज किया। क्लियर? और उन्होंने देखा कि जब डेंसर मीडियम था, कोई मीडियम भारी था, डेंसर मीडियम था, मान लीजिए मीडियम डेंसर था, ये रेयर था, तो लाइट क्या होता? बेंड टुवर्ड्स अर्थ। लाइट क्या होता? बेंड टुवर्ड्स अर्थ। तो अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा था तो लाइट क्या होता? बेंड टुवर्ड्स अर्थ। और वही लाइट, समझ में, जब रेयर मीडियम में जा रहा था तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम। अब साइंटिस्ट को लगा, और ये एक्सपेरिमेंट बार बार ऑब्जर्व कर, तो उनके सामने एक चुनौती आ गई कि इस रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। समझ में आ रहा है? तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके। क्लियर? क्या ये सबको फील आ गया? तो जरा सोचो, अगर जरा फील करके बताओ, यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो बताओ लाइट यहाँ पे क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स या अवे? यहाँ पे बताओ लाइट क्या होगा? अवे या टुवर्ड्स? अवे के लिए ए, टुवर्ड्स के लिए टी। बताओ यहाँ पे लाइट क्या होगा? बेंड अवे या टुवर्ड्स द मून? तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी गुड। यहाँ पे लाइट क्या हो रहा था? नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड। क्यों भाई? क्योंकि लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। क्लियर? अभी अच्छा एक बात बताओ, अगर लाइट को आप यहाँ पे फील कर मूव कराओगे तो लाइट क्या हो रहा था? बताओ, लाइट यहाँ पे क्या हो रहा था? बेंड टुवर्ड्स या अवे? अच्छा जरा फटाक से बताओ, लाइट क्या हो रहा था यहाँ पे? बेंड टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत अच्छी, समझ में आया? अब चुनौती ये था कि बेटा ये चीज तो ठीक है, लेकिन सवाल दिमाग में तो ये भी आता है ना कि अगर ये वाला एंगल है θ1, तो ये वाला एंगल क्या है? इतना तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल θ1 से ज्यादा है, लेकिन कितना? मान लो अगर मैंने 30 डिग्री से दिया, हम लोग इंसान है, हमारे पास थिंकिंग एबिलिटी है, हम ये जरूर सोच सकते हैं कि अगर इस एंगल से दिया तो लाइट कितने एंगल से जाएगा, है ना? अगर किसी ने बोला 30 डिग्री से दिया कितना एंगल से जाएगा, मुझे पता है 30 डिग्री से ज्यादा, लेकिन कितना? 40, 50, 60 सब तो जाता है, कौन सा? तो मेरा इंटरेस्ट इस बात पे आ गया था
कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और लाइट किसी कोई एंगल बना के मीडियम पे फॉल होता है तो दूसरे मीडियम में कुछ और एंगल बनाता है, तो क्या इन दोनों एंगल के बीच में कुछ रिश्ता है या नहीं, मुझे ये चीज डिफाइन करना। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? मुझे क्या डिफाइन करना था ये सबको समझ में आ गया। तो साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी ये सबको क्लियर हो गया। साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी ये समझ में आ गया। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। इसको लेकर फॉर्मेट बाबा ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, शॉर्टेस्ट पाथ कंसेप्ट। शॉर्टेस्ट पाथ कंसेप्ट क्या थोड़ा सा जानना चाहोगे? थोड़ा सा जानना चाहोगे? होमवर्क दे दूंगा, बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं तो स्किप मारूंगा, लेकिन है तगड़ा कंसेप्ट, है तगड़ा। जो लोग एडवांस की तैयारी करो मैं भी आ सकते हैं। जानना चाहोगे क्या? थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा पूरा, और मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको बना के मुझे दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट डिफाइन किए, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फॉर्मेट, उसने बोला मिनिमम टाइम कंसेप्ट, मतलब लाइट विल ट्रैवल इन सच अ मैनर दैट इट विल टेक मिनिमम टाइम। अब लो समझ, मिनिमम टाइम का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एक और साइंटिस्ट है हाइजेंस, उन्होंने वेव फ्रंट का सहारा लेके इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने हौच-पौच किया और एक लास्ट कंक्लूजन पे, सब लोगों के फॉर्मूला तरीका अलग अलग था लेकिन सबका रिजल्ट एक आया, और उसी रिजल्ट को हम लोग घोंगा का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में आया? और वो घोंगा का सिद्धांत क्या है मुझे लगता है आपको समझ में आया। तो सारे रिजल्ट को कंक्लूड, मैं आऊंगा उस पे आऊंगा प्यारे बच्चे, डोंट टेक टेंशन। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको हर चीज बताऊंगा, वो इजी से इजी चीज भी हो या टफ से टफ चीज। सो प्लीज डोंट टेक टेंशन, मैं आपको फील कराऊंगा मजा, लेकिन थोड़ा सा पहले कंक्लूड कर लेते हैं सिचुएशन। क्या कि पहले कंक्लूड कर ले या पहले उसी को जैसा बोलो, ठीक है। पहले कंक्लूड कर ले या उसी को बता दे, जैसा बोलोगे। ये क्या हो रहा है, तुम लोग इतना लेट से फीडबैक क्यों दे रहे हो? हाँ कंक्लूड कर देते पहले। वेरी गुड पार्थ, थैंक्स, तुमने सपोर्ट किया। तो अब सवाल उठता है कि वो सारे रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट सबको कंक्लूड कर दिया, और वही कंक्लूजन को बाहुबली द कंक्लूजन नहीं कहते, समझ में आ रहा है, उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इसको प्रूव तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से किया, तो घोंगा का सिद्धांत। तो चलिए अब अगला टॉपिक हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक। सो प्लीज स्नेल्स लॉ, हर लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ठीक है। आप वैसे मत देखो जैसे किताबों में दिया, थोड़ा सा मुझे ना उटपटांग लगता है, वो तरीका है अच्छा नहीं लगता, रटने जैसे। तो घोंगा का सिद्धांत क्या कहता है? घोंगा का सिद्धांत कहता है, ध्यान से सुनिए, पहले घोंगा का सिद्धांत सुन लीजिए, प्रूफ तो मैं बताऊंगा ही, और प्रूफ आपको पढ़ना हाइजेंस प्रिंसिपल के हेल्प से, इसका प्रूफ पढ़ना है वेव फ्रंट का। तुम लोग एनसीईआरटी किताब में देखना, पहला टॉपिक जो वेव ऑप्टिक्स जहां शुरू है वो पहला या दूसरा पेज वही है। क्लियर? इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये सारे प्रूफ पढ़ने आपको। रिफ्लेक्शन का प्रूफ पढ़ना है, क्यों आई इक्वल टू आर होता है, क्यों? एक्सपेरिमेंट तो बोर्ड, लेकिन लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करें, यहाँ पे भी इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम। एक प्रूफ तो मैं आज आपको लॉजिकली समझाऊंगा और आपको होमवर्क दे दूंगा, एक प्रूफ आज मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मेट प्रिंसिपल जो लाजवाब है, और याद रखना ये आपके कैलकुलस में भी काम आ सकता है। जो लोग मैथ्स में कुछ अलग करना चाहते हो, आप समझो फिजिक्स से भी मैथ्स का कुछ अलग कर सकते हो। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई सब्जेक्ट साइंस का मतलब क्या होता है, सब मिक्स है, पता ही नहीं चलेगा कौन मैथ्स है कौन फिजिक्स। अगर आपको ये बात पता चल रही है मैथ्स या फिजिक्स, आप साइंस नहीं पढ़े, आप डिफरेंशिएट कर दे रहे हो लोगों को। समझ में? जो ह्यूमैनिटी की बात करते हो उनको नहीं पता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन सिख है, वो तो ह्यूमैनिटी की बात करे। लेकिन जो ये डिफरेंशिएट कर पाता है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है ये सिख है, समझ जा बेटा, उससे बड़ा चुहाड़ कोई नहीं। समझने की कोशिश करें। क्लियर? तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्नेल्स लॉ कैसे कंक्लूड करें। तो स्नेल्स बाबा क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो। स्नेल्स बाबा का फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पढ़ा, लेकिन प्लीज क्या करो, सिलेबस भी ऐसे ही है, पहले बेटा यही पढ़ो बाद में प्रूफ करो, है ना। तो लोग अगर यही तब तो गलत है, पहले प्रूफ होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते, सिलेबस जैसे वैसे ही पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और आपको अभी क्या है ध्यान से सुनो, आप रे ऑप्टिक्स पढ़े, समझो, तो वेव ऑप्टिक्स में इसका प्रूफ है। सो प्लीज चिंता नहीं करना, चिंता और चिता एक जैसे। अच्छा, तो स्नेल्स बाबा क्या कहते हैं, बोलते हैं अगर लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो आप इसको N1 लिखिए, इसको N2 लिखिए। और जरा देखिए स्नेल्स बाबा ने क्या कंक्लूड किया, बोला कि यहाँ पे ये जो एंगल बनता है लेट दैट इज थीटा, मीडियम 1 में एंगल बन रहा है थीटा 1 और मीडियम 2 में एंगल बन रहा है थीटा 2। तो स्नेल्स बाबा ने बोला कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। फील नहीं आया, फील नहीं आया। मीडियम और उस मीडियम में बनने वाला रे का जो एंगल है उसका साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो स्नेल्स बाबा ने बोला, पहला लॉ उन्होंने दिया कि मीडियम है N1 और वहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो साइन थीटा 1, तो N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2।
ये है स्नेल्स बाबा का सिद्धांत। क्या समझ में? जैसे याद करो वहां पे आई इक्वल टू आर, रिफ्लेक्शन में हर रूल को फॉलो करता था, यहाँ पे अब यही हर रूल को फॉलो करेगा। n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा। क्या ये बात सबको समझ में? सो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। हर किताब में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, सो इसके लिए परेशान होना। बट ये आप ऐसा भी कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ n sin थीटा ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको फील कराऊंगा। सो डोंट टेक टेंशन, एक एक चीजों का टेंशन नहीं लेना। क्लियर? ये सबको फील आ गया? तो n sin थीटा की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगी। आप ऐसे भी इस पूरे गेम को कंक्लूड कर सकते थे n sin थीटा की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। लेकिन इसमें भी एक फीलिंग है प्यारे बच्चों, इसमें भी एक फीलिंग है, इसको मैं फील कराऊंगा। डोंट टेक टेंशन। समझ में? तो ये स्नेल्स का पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यही है पहला। समझ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ n sin थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप ऐसा भी कर सकते हो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा। अब तेरा सोचो, अगर कोई लाइट कहीं से कहीं जा रहा है और अगर लाइट मान लो कि डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जा रहा है मतलब n की वैल्यू कम हो रही है। फील है? अरे डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है मतलब n की वैल्यू कम होगी। तो जब n की वैल्यू कम होगी, जरा सोचो, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? मतलब जब लाइट रेयर मीडियम में जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, और जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगा तो एंगल घट जाएगा। मतलब जब आप n को बढ़ाने जाओगे तो थीटा कम हो जाएगा, और अगर आप n को घटाने जाओगे तो थीटा बढ़ जाएगा। मतलब n और थीटा एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। लेकिन इसको भी लेकर एक बड़ा अच्छा सा लॉजिक है, सो मैं आऊंगा। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? जैसे उस बुढ़िया को पूरे यकीन थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे मैं इस कंसेप्ट को जरूर उसे एक्सप्लेन करूंगा। सो डोंट टेक टेंशन, मुझे भी पूरा यकीन। क्लियर? अब सवाल कुछ लोगों के दिमाग में उठा होगा, सर ये प्रोडक्ट ना तो आपने जैसे तैसे कांस्टेंट कर दिया, चलिए आगे मान लिए कि आपका प्रूफ हम आगे पढ़ लेंगे। चलिए सर मान लीजिए, ठीक है। और एक लॉ है ना सर, दो को होना होता है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा लॉ क्या है समझे? अरे बेवकूफ, दूसरा लॉ समझ में आ गया। दूसरा लॉ उस प्लेन को वैलिडिटी देगा जिस प्लेन में, उस प्लेन को बोलेगा भैया ये वैलिड प्लेन है। दूसरा लॉ उस प्लेन को वैलिड देगा, वैलिडिटी देगा जिस प्लेन पे आप पिक्चर बना रहे हो। हम जैसे इस प्लेन पे बनाए, तो तुमने एक चीज ध्यान दिया, अगर आप देखो तो यहाँ इंसिडेंट रे, जरा फील करना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो वही, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इससे क्या नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। सोचो कैसे हो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि 30 डिग्री, मान लेते कि कोई रे आया 30 डिग्री, फील कर, ये रे आया 30 डिग्री, और मान लो यहाँ पे ये फॉर्मूला ये थोड़ी बताता है कि अच्छा ये बताया कि यहाँ से 30 डिग्री, मान लो यहाँ से 30 डिग्री और बोला कि यहाँ पे 45 डिग्री है, तो बेटा 45 डिग्री तो नॉर्मल से ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो लाइट बेटा ऐसे आ रहा है तो यहाँ से 45 डिग्री से ऐसे नहीं, तो ये सिर्फ एंगल के बारे में बता रहा है। ये थोड़ी बता रहा है कि लाइट किधर, मान लो अगर लाइट ऐसे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इधर ही जाएगा, इधर ही ऐसे ऐसे झुकेगा, ये नहीं बता रहा। ये फॉर्मूला ये नहीं बता रहा, ये फॉर्मूला बता रहा लाइट ऐसे कहीं भी जा सकता है। क्या समझ में आ रहा है? क्या 45 डिग्री? अच्छा बताओ, ये लाइट ऐसे है, जरा सोचो, अगर एक लाइट ऐसे आया, उसके बाद बताओ अगर मैं कहता हूँ कि 30 ये कम एंगल बना है, तो कम एंगल तो यहाँ से भी नॉर्मल के साथ बन सकता है। तो मैं कैसे, तुम ये इसी को, ये लाइट को इधर ही जाते हुए दिखाए, ये कौन बताएगा? तो सेकंड फॉर्मूला मुझे उस बात की गारंटी देगा। क्लियर? क्लियर? तो सेकंड फॉर्मूला मुझे क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड वाला मुझे क्या कहता है? तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। यहाँ पे इंसिडेंट रे किसको कह रहे हैं? जो दूसरे मीडियम में गया उसको रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं, एंड नॉर्मल रे और लाई इन द सेम। ये सब के सब एक ही प्लेन में आएंगे। क्या आपको ये पूरी कंसेप्ट समझ में आ गई? क्या आपको ये पूरी कंसेप्ट समझ में आ गई? क्योंकि आप लोग मैथ्स वाले बंदे हो, इसलिए इस छोटे से घटिया टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं करूंगा। क्लियर? क्या इन सबको फील आ गया? बड़े बड़े बेहतरीन सवालों में न्यूमेरिकल, बेहतरीन कंसेप्ट। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या पूरा फील आ रहा है? अच्छा तो आप प्लीज सारे लोग एक बार मार्किंग करो कितना फील आ रहा है ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक तो आप पहले से पढ़े हुए हो, मुझे पता है। ठीक है अभिषेक, तुम्हें थोड़ी सी कम फीलिंग आ रही है क्या अभिषेक? ऐसा क्यों हो रहा है अभिषेक? अभिषेक वाई यू फील लेस? अभिषेक बाबू जल्दी जल्दी, हाँ यस सर, थोड़ी सी कम फीलिंग आ रही है अभिषेक, क्यों? कारण? अभी कहा, अभी कहा, अभी तो ये सब स्टार्ट है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा चलो, अब अगर ये दोनों मुझे समझ में आ गए तो उसको पूरा कंक्लूड कर देता हूँ, देन आपको कुछ अच्छे कंसेप्ट को मूव करेंगे ताकि आपको सारी फील बदल जाए। ठीक है, सो प्लीज टेंशन मत लेना। अब चलिए अगला एक और चीज बताता हूँ। एक बात तो मैं समझ गया, तो स्नेल्स लॉ को एक बार पूरा ये करता हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ क्या था, जरा ध्यान से सुनो।
तो मैंने क्या बताया, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। क्या ये बातें सबको फील आ गई होगी? बिल्कुल फील आ गई होगी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करके अलग अलग जगह पे न्यूमेरिकल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। अच्छा सोचो, आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, तो n1 बाई n2 या n2 बाई n1 जो लिखने का मन करे इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? और इतना ही नहीं, मैं n1 बाई n2 को क्या लिख सकता हूँ, तो n12 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, सबको समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सो टेंशन लेने वाली। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला तो एंगल बदला, और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक और चीज बदलता है, स्पीड ऑफ द लाइट। याद आ रहा है? तो अगर आप उधर से भी देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आएगा, n1 c1 इज इक्वल टू n2 c2। तो आप देखो n1 बाई n2 को क्या लिख सकते हो, तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, c1 बाई c2। तो मैं यहाँ पे एक और चीज कैलकुलेट कर सकता हूँ, c1 बाई c2। क्या मैं इसको यहां तक भी ला सकता हूँ? तो आप जरा ध्यान से देखो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, सी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, और इतना ही नहीं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके वेवलेंथ में भी बदलाव आता है। और आप जानते हो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू सी बाय एफ, एफ तो बेटा फिक्स है, तो लेमडा और सी तो डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब जब स्पीड में जिस तरह का चेंजेस आएगा वेवलेंथ में भी उसी तरह का चेंज आएगा। तो अच्छा ये c2 बाई c1 n1 बाई n2, अरे ये बार बार मैं उल्टा कैसे लिख देता हूँ रे भाई, सही बोल रहे हो, मैं इतना ध्यान ही नहीं दे रहा इस मामले में, मैं सीधा सीधी देखो। इससे तुम्हें एक बात तो समझ में आ रहा कि मेरे को कुछ भी रटा हुआ, मैं सीधा सोचता हूँ और पुट कर देता हूँ। समझ रहे हो? ये सब चीजें समझो, आपको रटनी